तो भैया आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स विषय के अंतर्गत चैप्टर नंबर 8 को पढ़ाने वाले हैं, जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। और हमें उम्मीद है कि आप सभी लोग इस टॉपिक का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि समाकलन आपका पूरा पढ़ाया जा चुका है। निश्चित समाकलन की भी मैराथन क्लास करा दी गई है और आज हम स्टार्टिंग करेंगे एक नए चैप्टर की, जिसका नाम है समाकलन के अनुप्रयोग। और स्टार्टिंग ही नहीं करेंगे बल्कि इसका समापन भी आज की ही क्लास में होगा, क्योंकि पहले क्या था कि समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर के अंतर्गत हमको 2 से 3 टॉपिक पढ़ने होते थे, ठीक है। लेकिन अब समाकलन के अनुप्रयोग में नए सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका केवल एक टॉपिक बचा है, साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल। और उस टॉपिक में आपको टोटल 5 से 6 टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करना है बस, ठीक है। 5 से 6 टाइप के प्रश्न ही आपके सिलेबस में बचे हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपको यहाँ पर हम समझाने वाले हैं। अगर आप क्लास को अंत तक देखते हो तो ये टॉपिक आपका बिल्कुल एकदम मक्खन हो जाएगा। और मेरा दावा है आप सभी से कि क्लास के अंत में आप ये कहकर जाओगे कि अब चाहे जो क्वेश्चन आ जाए हम एग्जाम में कर लेंगे, ठीक है। चलिए भाई स्टार्टिंग करें आज की क्लास की। चलिए भाई स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन अगर चाहते हैं। चलिए यहाँ पर समाकलन के अनुप्रयोग चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल। टॉपिक हमारा क्या है? साधारण वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल, अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ये टॉपिक हमारे सिलेबस में बचा है। अब अगर इसमें हम बात करें तो सबसे पहले टाइप 1 मतलब पहले टाइप का सवाल कौन सा होगा? जैसे मान लीजिए आपको एक वक्र का समीकरण दे दिया गया, वक्र y=fx, एक वक्र का समीकरण दे दिया गया y=fx। बहुत ध्यान से समझिएगा। और आपसे कहा जाए कि x बराबर a से x बराबर b, है ना, x बराबर a लिमिट से x बराबर b लिमिट तक घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो जैसे यहाँ पर y बराबर fx का मतलब ये है कि जो आपका कर्व रहेगा वो आपका कुछ इस टाइप का रहेगा और x=a, कोटियों x=a से x=b तक जो आपका बाउंड एरिया होगा, घिरा एरिया, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ये कर्व हो गया। इस कर्व का इक्वेशन हम लिख लेते हैं y=fx। अगर y=fx टाइप का इक्वेशन होगा तो कर्व ऐसे ही आपका बनेगा। अब ये जो आपका वक्र है वो आपका बाउंड है किन कोटियों के द्वारा? x बराबर a से x बराबर b, मतलब x बराबर है x अक्ष पर a दूरी से चलना है और कहाँ तक चलना है? x अक्ष पर b दूरी तक। और यहाँ से इसके अंतर्गत जो आपका ये क्षेत्रफल बन रहा है, इस क्षेत्रफल का मान निकालना है, अर्थात इस लिमिट के द्वारा जो एरिया बाउंड हुई है, घिरी हुई है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अगर हमें एक कर्व का समीकरण y=fx दे दिया जाए और लिमिट दे दी जाए x=a से x=b और कहा जाए कि इन कोटियों के द्वारा जो आपकी एरिया बाउंड हुई इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो घिरे भाग का क्षेत्रफल a आपका होता क्या है? आपका होता है समाकलन ऑफ लिमिट a से b, ठीक है, लिमिट a से b। अब हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक आयताकार पट्टिका खींच लेंगे। सबसे सिंपल तरीका भैया मैं बता रहा हूँ और हमेशा यही बताता हूँ। आयताकार पट्टिका खींच लेंगे, इसको कलरफुल कर लेंगे, मतलब डार्क कर लेंगे जिससे हमको दिखे। अब आयत का क्षेत्रफल सभी विद्यार्थी जानते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो आपकी आयताकार पट्टिका ये y अक्ष के अनुदिश है, तो लंबाई हो जाएगी y, और x अक्ष पर है, जिस पर स्थित होगी उसको हम d लगा के लिखेंगे। x अक्ष पर स्थित है तो यहाँ पर हम लिख देंगे dx। समझ गए? अब आयत का क्षेत्रफल क्या होता है आप बताइए? लंबाई गुणे चौड़ाई होता है कि नहीं? ये आयताकार पट्टिका है, लंबाई y है और चौड़ाई dx से व्यक्त किया गया, तो ये आपका हो जाएगा y dx, ठीक है। और हमको कहाँ से, किन कोटियों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है? x=a से x=b। आपको सिंपल सा ये फार्मूला अप्लाई कर देना है बस। बताइए बात समझ में कि नहीं? अब जैसे मैं आपको बात करूँ टाइप नंबर 2, ठीक है, बहुत आसान भैया, बहुत आसान है। थोड़ा सा समय दीजिएगा, आप कभी नहीं कहेंगे कि ये टॉपिक कठिन है। आप कहेंगे एक तो ये बहुत हलवा टॉपिक है और इसमें कि फ्री के 5 से 8 नंबर हैं आपके। भाई एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, चाहे देख लेना। अब टाइप नंबर 2 की बात करें तो जैसे आपको कर्व का समीकरण यहाँ पर y=fx दिया था, जैसे मान लीजिए आपको x आपको fy, इस टाइप का कर्व दे दिया जाए। अब जब y=fx था तो कर्व ऐसे x अक्ष के ओर बन रहा था। अच्छा, x=fy दे दिया गया, मतलब y अक्ष के अनुदिश ऐसे बनेगा कर्व। समझ गए? तो यहाँ पर इसका फिगर बना लेते हैं। फिगर बनाएंगे तो इसका कर्व कुछ ऐसे होगा।
होगा कि नहीं होगा? जब y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व ऐसे है तो x इक्वल टू एफ वाई का कर्व, x इक्वल टू एफ वाई का कर्व कुछ ऐसे होगा। अब ये जो कर्व है ये तो घिरा हुआ है, लेकिन आपको कुछ लिमिट दी जाएगी, कोई कोट दी जाएगी कि आपको इन कोटियों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना। जैसे x इक्वल टू एफ वाई कर्व दे दिया गया और y इक्वल टू ए से y इक्वल टू बी, है ना। इस लिमिट के अंतर्गत जो एरिया बाउंड हो रही है उसका क्षेत्रफल निकालना हो तो आपको सिंपल सा यहाँ पर y अक्ष पर a दूरी चलना है, ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा a, ठीक, और y अक्ष पर आपको b दूरी चलना है। कितना चलना भाई? y अक्ष पर b दूरी चलना है, ये y इक्वल टू a दूरी हो जाएगी और यहाँ पर मान लीजिए y इक्वल टू b दूरी, मतलब कोई आपके मान दिया जाएगा 2 से 5 तक, ठीक है, 2 से 10 तक, इस तरीके से। तो ये y इक्वल टू b मान लीजिए आपका बिंदु हो गया और यहाँ पर हमने लाइन खींच दिया। तो इस ये जो एरिया बाउंड हो रही है इस कर्व और इन कोटियों के द्वारा, तो इस एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना। सिंपल सा, कोई फार्मूला नहीं अप्लाई करना। आप पहले ये देखो, आपको लिमिट तो पता है। अब आप क्या करो, एक आयताकार पट्टिका खींच दो। जब आप आयताकार पट्टिका खींचेंगे, ठीक, तो बुद्धिमान है, अभी मैंने आपको बता रखा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। हमने कहा ये आयताकार पट्टिका जिस अक्ष पर खड़ी होगी उसको डी के साथ लगाएंगे। जैसे हम देखें तो ये वाई अक्ष पर खड़ी है, ऐसे खड़ी है कि नहीं, वाई अक्ष पर, तो हम इसको लिखेंगे डी वाई। है किस अक्ष के अनुदिश? एक्स अक्ष के अनुदिश, तो यहाँ पर एक्स लिखेंगे। जैसे यहाँ वाई अक्ष के अनुदिश था तो वाई लिख दिए थे, खड़ी थी एक्स पर, इसलिए डी के साथ डी एक्स लिखेंगे। जिस पर खड़ी होगी उसको डी लगा करके लिखेंगे, जिस अक्ष पर, है ना। एक्स अक्ष पर खड़ी थी इसलिए डी एक्स लिखा, ये वाई अक्ष पर खड़ी है, ठीक, इसलिए डी वाई लिख दिया, और एक्स अक्ष के अनुदिश इसलिए लंबाई एक्स हो जाएगी, ठीक। अब जैसे हमको इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना था तो इसका हम सूत्र लगाएंगे, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर लिमिट ए टू बी, ठीक। और उसके बाद आयताकार पट्टिका का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहोगे एक्स डी वाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, बस हो गया सिंपल सा फार्मूला। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपको एरिया का अभीष्ट एरिया का क्षेत्रफल निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाएंगे और मैं बताता हूँ किस किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए कर्व, जैसे तीसरा कर्व कुछ इस टाइप का दे दिया जाए। तीसरा कर्व जैसे मान लीजिए आपको ऐसे दे दिया जाए, ठीक है, कुछ ऐसे इस टाइप का, ठीक है, मतलब यहाँ से भी एरिया घिरे, यहाँ से भी एरिया घिरे, यहाँ से भी एरिया घिरे, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए इतने भाग का क्षेत्रफल हमें निकालना हो, कितने भाग का? इतने भाग का क्षेत्रफल। तो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट जो दी जाएगी उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक जो लिमिट दी जाएगी उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, पूरी एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। जितनी भाग का क्षेत्रफल बोलेगा उतने काम करना है। अगर इतनी दो बेसिक बातें समझ गए तो क्वेश्चन ऐसे ही लगा लेंगे भैया, क्वेश्चन ऐसे ही लगा लेंगे। हाँ, दो कर्व आपको याद रखना है इस चैप्टर में, दो महत्वपूर्ण कर्व आपको याद रखना है, एक साइन एक्स का और एक कॉस एक्स का। अगर ये दो कर्व याद रहेंगे तो मेरा वादा है आप सभी से, हो सकता है एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाए, क्योंकि नए सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो ये दो मेन कर्व आपके एग्जाम में बचे, ठीक है। अब कॉस एक्स का और साइन एक्स का कर्व याद होना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए y इक्वल टू आपको दे दिया गया cos x, ये कर्व का एक क्वेश्चन दे दिया गया, तो इस कर्व, ये कर्व बनता कैसे, पहले ये समझ लीजिए। वो लिमिट तो देंगे ही आपको, ठीक है। ये कर्व कैसे बनता है, और y इक्वल टू आपको sin x दे दिया गया, तो इसका कर्व कैसे बनता है। दोनों का कर्व अपनी कॉपी पर बनाकर सीख लीजिए। cos x का जो कर्व होता है वो कुछ इस टाइप का बनता है, समझिएगा बात को। अर्थात यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये आपका π/2 होता है, ये तो आपका मूल बिंदु 0 होता ही है, और यहाँ पर जो पॉइंट आपका होता है वो आपका होता है 3π/2, और यहाँ पर जो पॉइंट होता है ये आपका होता है 2π मतलब 360। समझ में ये बात। जबकि अगर हम sin x के कर्व की बात करें तो वो कर्व कुछ इस टाइप का बनता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अर्थात यहाँ 0 से चलते हैं और यहाँ तक होता है पाई पॉइंट, इसके बीच में π/2 होता है, और पाई से यहाँ तक की पॉइंट कौन सा होता है 2π, और बीच में होता है आपका 3π/2, यहाँ पर होता है π/2, ठीक। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो यहीं पर π/2 था, यहाँ 3π/2 था, फिर यहाँ पर 2π था। अर्थात मेरी बात को समझिएगा, अगर हमको इस कर्व का बोल दिया जाए कि cos x y बराबर cos x कर्व दे दिया जाए, और कह दिया जाए, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए x बराबर 0 से x बराबर 2π के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो आपको सबसे पहले इस भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, फिर इस लिमिट से इस लिमिट तक, फिर इस भाग का क्षेत्रफल निकालना होगा, इस लिमिट से इस लिमिट तक क्षेत्रफल निकालने के लिए वही आयताकार पट्टिका खींचेंगे, वही पुराना काम करेंगे। जैसे इस कर्व का क्षेत्रफल निकालना, अब इस कर्व का क्षेत्रफल निकालना इस लिमिट से इस लिमिट तक, और तीनों क्षेत्रफलों को जोड़ देना, बस आपको अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अच्छा, साइन एक्स में भी ऐसा ही करना है, आपको कुछ नहीं करना है। देखिए, आपको इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेना है, फिर इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेना है,
फिर इस भाग का क्षेत्रफल निकाल लेना है और तीनों को ऐड कर देना। अब आप कहो कि इस भाग का क्षेत्रफल कैसे निकाले, आयताकार पट्टिका खींचो, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होगा नहीं, चाहे ऐसे हो चाहे वैसे हो, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, आयताकार पट्टिका खींचो, एक्स अक्ष पर है, dx लिखो, y अक्ष के अनुदिश है, y लंबाई बना दो। ठीक, लंबाई गुणे चौड़ाई लगाओ, लिमिट 0 से कितनी लोगे, पाई लोगे। फिर यहाँ से यहाँ तक इसी तरीके से लिमिट ले लेना, पाई से 2 पाई, इसका क्षेत्रफल निकाल लेना। फिर यहाँ से यहाँ तक लिमिट ले लेना, इसका क्षेत्रफल निकाल लेना। मेरी बात को समझे कि नहीं। यहाँ पर मान लीजिए लिमिट दी गई थी 2 पाई तक निकालना है, अगर 2 पाई तक इसमें भी बोलेगा तो ये नहीं निकालेंगे, केवल इतना ही निकालना है और दोनों को ऐड कर देंगे। मेरी बात को समझ में आई कि नहीं समझ में? ये बेसिक बातें समझना बहुत जरूरी था आप सभी के लिए। अब हम बात करें यहाँ पर तुम्हारे एग्जाम में दीर्घवृत्त, ठीक है, और परवलय और वृत्त, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिन पर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे हम स्टार्टिंग करते हैं क्वेश्चन से, अभी आपको सब समझ में आ जाएगा और एकदम मक्खन हो जाएगा। ये चैप्टर आपका देख लेना, ये टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। हर एक क्वेश्चन को आज की ही क्लास में डिस्कस कर देंगे, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, आज की क्लास का पहला प्रश्न, ठीक है, नई वाली जो एनसीईआरटी बुक है इससे भी मैंने क्वेश्चनों को चुना हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न, इसमें लिखा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इन्होंने एक वृत्त का एक क्वेश्चन दे रखा है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। याद कीजिए जब आप कक्षा 11 में थे तो आपने वृत्त का व्यापक समीकरण पढ़ा था, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो आर होती थी वृत्त की त्रिज्या, ए कामा बी होता था वृत्त का केंद्र यानी सेंटर। अच्छा, इस समीकरण को देखें तो हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर उसको एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर है आपका ए स्क्वायर। कितना है भाई, आप कहेंगे ए स्क्वायर। तो इससे एक चीज़ तो आपको पता चल गई कि जो वृत्त का समीकरण दिया गया है, इसका केंद्र हो गया 0 कामा 0 और जो त्रिज्या हो गई वो कितनी हो गई, ए, क्योंकि आर के स्थान पर ए। अब हम एक वृत्त की यहाँ पर क्या करेंगे, वृत्त को खींच लेंगे। फिगर बनाना ही भैया पड़ेगा, फिगर तभी बना पाओगे जब क्वेश्चन को समझ पाओगे। तो एक वृत्त खींच लेना है, ठीक, और वृत्त जो खींचना है उसका जो केंद्र होना चाहिए वो मूल बिंदु पर होना चाहिए। मतलब जो आप चतुर्थांश यहाँ पर खींचेंगे, बहुत ध्यान समझना, जो आप चतुर्थांश यहाँ पर खींचेंगे उस चतुर्थांश में जो मूल बिंदु होगा वो आपका इस पूरे वृत्त का क्या होगा, केंद्र होगा। वृत्त की त्रिज्या कितनी है, ए। वृत्त की त्रिज्या अगर ये दूरी जो है आपकी ए होगी और इधर से ये दूरी आपकी माइनस ए होगी। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, ऊपर प्लस ए होगी, ये आपका मूल बिंदु हो गया 0 कामा 0। इस पॉइंट का नाम अगर बात करें तो आप कहोगे a कामा 0। एक्स अक्ष पर है, वाई अक्ष पर कुछ नहीं चला जा रहा है। अब आपको इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है समाकलन के अनुप्रयोग की सहायता से। आप सभी को पता है कि अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अगर वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर a निकल के आई तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई ए स्क्वायर होना चाहिए। वो तो सिंपल सी बात है, लेकिन समाकलन के अनुप्रयोग की सहायता से आपको वृत्त का क्या निकालना, क्षेत्रफल। तो हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 4 कर्व हैं। एक तो ये वाला कर्व है, आपको दिख रहा होगा, एक ये वाला कर्व, एक ये वाला कर्व, एक ये वाला कर्व। 4 कर्व हैं और चारों कर्व के द्वारा जो एरिया गिरेगी वो बराबर गिरेगी, क्योंकि यहाँ पर भी देखा जाए तो ए डिस्टेंस, यहाँ पर भी ए डिस्टेंस, यहाँ पर भी ए डिस्टेंस, यहाँ पर भी ए डिस्टेंस, हर जगह ए डिस्टेंस। तो हम एक कर्व के द्वारा क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, जैसे कर्व द्वारा हम निकालते हैं गिरेबाग का क्षेत्रफल, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो हमारे पास मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक कर्व है। क्या ये भैया एक कर्व है ना? अब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं क्षेत्रफल निकालने के लिए उस कर्व पर पहले एक आयताकार पट्टिका खींच लेते हैं। हमने भैया खींच लिया आयताकार पट्टिका, न इसमें कोई शर्म है ना और ना कोई डर। हमने एक आयताकार पट्टिका खींच लिया, ये आयताकार पट्टिका वाई अक्ष के अनुदिश है, तो यहाँ पर लंबाई को वाई बना देंगे। खड़ी किस पर है तो आप कहोगे एक्स अक्ष पर, तो जिस पर खड़ी होती है उसको डी के साथ लिखते हैं, यानी डी एक्स हो जाएगा। तो चौड़ाई हो जाएगी आयताकार पट्टिका की डी एक्स। अब यहाँ पर लिखेंगे अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल। हम पूरे वृत्त का क्षेत्रफल लिख रहे हैं, एक कर्व का क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे एक कर्व की मदद से, लेकिन 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। अभीष्ट वृत्त का क्षेत्रफल, तो मैंने अभी आपको बताया था कि क्षेत्रफल को ए से लिखेंगे और क्षेत्रफल लिखने के लिए हम पहले समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। हम इस कर्व का क्षेत्रफल अभी निकाल रहे हैं, लिमिट 0 से ए, लिमिट 0 से ए, क्योंकि एक्स अक्ष पर निकाल रहे हैं तो एक्स अक्ष वाली ही लिमिट लेंगे। एक्स अक्ष पर लिमिट हमारी 0 से कितनी है, ए। अब देखिए आयताकार जो पट्टिका खींची है, अच्छा इस कर्व के समीकरण की बात करें तो समीकरण आप कर्व का व्यक्त कर सकते हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर।
ठीक है, वृत्त का समीकरण दिया गया है। अच्छा यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है आयताकार, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई y है और चौड़ाई कितना dx। अब ये y dx लिमिट 0 to a, ये जब एरिया निकालेंगे तो केवल इतने भाग का क्षेत्रफल आएगा, और इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ में आई, बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये आपका हो जाएगा a=4 लिमिट 0 to a। y की बात करें तो y का मान हमको इसी समीकरण से निकालना है। अब आप बताओ x² + y² अगर a² है तो आप कह सकते हो यहाँ से y² बराबर आ जाएगा a² - x²। y² को रोका, x² को उधर भेज दिया। अच्छा y का मान निकालेंगे तो अंडर रूट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे a² - x², ये हो जाएगा कि नहीं। इस y का मान उठा के यहाँ रख देंगे, अंडर रूट a² - x² dx। और इसका फार्मूला आपको आना ही चाहिए, समाकलन में आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये आपका हो जाएगा a नहीं, समाकलन का फार्मूला नहीं लगेगा तो काहे का ये अनुप्रयोग, फिर माना ही नहीं जाएगा। चलिए भाई यहाँ पर सबसे पहले अंडर रूट a² - x² का फार्मूला आपको आना चाहिए x/2 अंडर रूट a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स क्या होता है x/a, और लिमिट कितनी है आपकी 0 to a। ठीक है, फार्मूला आना आपको बहुत ज़रूरी है, अगर फार्मूला नहीं आएगा तो काम नहीं चलने वाला है। बताइए किसी को कोई दिक्कत। अब ये इसका समाकलन हो चुका है, इसमें कुछ चेंजेस तो करना नहीं, हमको पहले अपर लिमिट पुट करना है फिर माइनस लोअर लिमिट। a=4, इसी फंक्शन में जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a/2। आप अच्छा एक चीज़ सोचिएगा, थोड़ा सा हम आपको कुछ चीज़ें डायरेक्ट बताते हैं क्योंकि ये चीज़ें की नहीं जाती यहाँ पर। अगर अपर लिमिट रखेंगे इस वाले पूरे फलन में तो a² - a² ये पूरा 0 हो जाएगा। अच्छा इसमें a रखेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये आपका केवल इतना बचेगा a²/2। अभी अपर लिमिट रख रहे हैं, साइन इनवर्स यहाँ x के स्थान पर a रखेंगे a/a यानी 1 हो जाएगा, और 1 के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन π/2 क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। हमने पूरे फंक्शन में जब a अपर लिमिट रखी तो इतना हमें मिला, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा। माइनस लोअर लिमिट 0 रखेंगे तो 0x के स्थान पर जिसे रखेंगे ये पूरा फलन 0, यहाँ पर जिसे 0 रखेंगे तो साइन 0 बन जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, अर्थात ये पूरा फलन भी 0, अर्थात माइनस लोअर लिमिट रखने पर पूरे फलन की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब इस तरीके से हमको मिल गया 4, ठीक है, कितना मिल गया 4, और यहाँ पर अगर देखें तो इनटू में a²/2 है ना, और साइन इनवर्स साइन थीटा के बराबर होता है, और थीटा के स्थान पर कितना आप कहेंगे π/2। अच्छा 2 दूनी 4 से ये 4 कैंसिल, आपका केवल बचा πa²। आपने क्षेत्रफल निकाला, और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग इकाई। मैंने पहले बता दिया था कि अगर त्रिज्या r होगी तो πr², अगर त्रिज्या a है तो वृत्त का क्षेत्रफल πa²। और बताओ कितने सिंपल मेथड से मैंने आपको इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालना बताया समाकलन के अनुप्रयोग की सहायता से। ये आपके एनसीईआरटी बुक का पहला एग्जाम्पल है और इंपॉर्टेंट है, और एक परवलय है और एक दीर्घवृत्त है, इस पर भी बेस आपको क्वेश्चन हम कराएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप ऐसा नहीं, इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते थे। ये जो पट्टिका है आप इधर से भी खींच करके जो है कर सकते थे, आपका यहाँ पर सूत्र बदल जाता है, x dy हो जाता, x का मान निकाल के रख देते, तब भी आपका आंसर आ जाता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। और जो दूसरा प्रश्न मैंने उठाया है वो आपका दीर्घवृत्त वाला प्रश्न है। काहे का प्रश्न है, आप कहेंगे दीर्घवृत्त का प्रश्न है। ठीक है, जिन विद्यार्थियों को क्लास भैया पसंद आ रही है क्लास को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो भैया सब्सक्राइब कर लें। आप सभी लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है तो आप सभी का लाइक शेयर तो बनता ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, अच्छे से हर एक क्वेश्चन को समझना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें कहा जा रहा है कि दीर्घवृत्त का समीकरण दिया गया है। ठीक है, कक्षा 11 में आप लोगों ने कोनिक सेक्शन चैप्टर पढ़ा है, शंकु परिच्छेद। x² प्लस y² 1 दिया गया। ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, अब a के स्थान पर कोई गिनती भी हो सकती है। ठीक, तो हम a रख के आपको बता रहे हैं, गिनती होगी तो गिनती रख लेना। दीर्घवृत्त जो होगा, देखिए यहाँ पर देखिए तो x/a² मतलब x अक्ष पर a अंतःखंड कट रहा है, मतलब x अक्ष पर a दूरी पर ये जो है दीर्घवृत्त कट रहा है, और y अक्ष पर b अंतःखंड कट रहा है। तो दीर्घवृत्त कुछ ऐसा होता है अंडाकार। ठीक है, दीर्घवृत्त के मूल बिंदु की बात करें, थोड़ा इधर उधर हो सकता है। ठीक, मूल बिंदु आपका यहाँ पर हो जाएगा O, जिसका निर्देशांक 0,0। अब हमने कहा ये दीर्घवृत्त का जो समीकरण दिया गया यहाँ पर प्रदर्शित भी कर देंगे, x² प्लस x² अपान में a² प्लस y² अपान में b² कितना है आपका 1। ठीक, यहाँ पर y अक्ष दिखा देना, यहाँ पर x अक्ष दिखा देना। काफ़ी चीज़ें हम नहीं दिखाते तो नहीं आप शो कर देना। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसी के ऊपर लिख दिया, थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं। आपको इसके ऊपर नहीं लिखना है, लाइन पर ना है
और इसके ऊपर जो आप कर्व बना रहे हो उसका इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है। एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर से पता चलेगा कि आपने यहाँ पर किसका इक्वेशन लिखा है और किसका फिगर बनाया है। आई बात समझ में? आप देखिएगा यहाँ पर ध्यान से, ये इक्वेशन बता रहा है कि एक्स अक्ष पर ए अंतःखंड काट रहा है, अर्थात ए दूरी कट रही है, ये इतनी दूरी जो है ए, इस बिंदु का निर्देशांक a, 0। y अक्ष पर b अंतःखंड कट रहा है तो ये बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0, b, क्योंकि x अक्ष पर 0, y अक्ष पर b, तो आपका 0, b। इसी तरीके से इधर -a, 0 हो जाएगा, आप प्रदर्शित कर सकते हो -a, 0, और ये आपका हो जाएगा 0, -b, क्योंकि y अक्ष की ऋण दिशा है, x अक्ष की ऋण दिशा है। आई बात समझे? अब आपको इस पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना, और कितना सिंपल, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना। मैंने कहा आप क्या करोगे, चाहे दीर्घवृत्त का निकालना हो चाहे वृत्त का निकालना हो, किसी एक कर्व द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालिए, 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व। तो इसमें भी कुछ नहीं करना, सिंपल सा। यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कर्व द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक आयताकार पट्टिका खींच लेंगे। यह आयताकार पट्टिका हमारी किस अक्ष पर है, आप कहेंगे एक्स अक्ष पर है, dx हो गया। किस अक्ष के एलांग है, तो आप कहेंगे y अक्ष के एलांग है। किसके एलांग है, y अक्ष के एलांग, तो यहाँ पर y dx हो जाएगा। आई बात समझ में? आप इधर से भी खींच सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अभीष्ट दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, किसका भाई, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो दीर्घवृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा, लिमिट एक्स अक्ष पर निकालें, लिमिट हमारी 0 से a हो जाएगी, ठीक है। और ये एक्स अक्ष पर dx, लंबाई कितनी है y, तो लंबाई गुणे चौड़ाई यानी y dx। अच्छा, ये एक भाग का क्षेत्रफल आएगा, ऐसे कितने भाग है, 4, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 4, लिमिट 0 to a। अच्छा, y का मान कहाँ निकालेंगे, जो कर्व का समीकरण दिया गया। अब यहाँ से देखिए, आप बताइएगा y स्क्वायर बटे b स्क्वायर बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, ये उधर चला जाएगा। तो अगर यहाँ से हम y स्क्वायर बटे b स्क्वायर का मान निकालेंगे तो आ जाएगा a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बटे में a स्क्वायर। अच्छा, यहाँ से अगर देखें तो y स्क्वायर बराबर आ जाएगा b स्क्वायर बटे a स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, b स्क्वायर उधर गुणे में चला जाएगा। y का मान निकालेंगे, अंडर रूट लगेगा तो ये b बटे a बाहर हो जाएगा, और अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये y का यहाँ पर मान रख देंगे, पहले सूत्र क्या लगाएंगे, y dx, अब y का यहाँ पर मान रख देंगे, ठीक है। इसको अलग कर देना थोड़ा सा, y का मान कितना है, आप कहेंगे b बटे a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटू में कितना है, तो आप कहेंगे dx है। सिंपल है। अब देखिए a इक्वल टू 4, हम जानते हैं समाकलन करने के वक्त जो अचर पद होते हैं बाहर कर लेते हैं, तो b बटे a हम क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। समाकलन के अनुप्रयोग में 0 से a हो जाएगा, और अंडर रूट कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। अभी इसका सूत्र भी हम आपको बता चुके हैं, ये आपका हो जाएगा 4b/a। इसका सूत्र अभी हमने आपको बताया, क्या होता है, x/2 अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट कितनी है, 0 से a, और इसे आप सॉल्व भी कर चुके हो अभी, ठीक है। तो ये a 4b/a, यहाँ पर देखिए जब अपर लिमिट रखोगे ये पूरा 0 हो जाएगा, ये केवल आ जाएगा a स्क्वायर 2, और यहाँ पर आपका आ गया था सॉल्व करने पर π/2, हम सॉल्व कर चुके हैं अभी इसके पहले स्टेप में, माइनस लोअर लिमिट रखेंगे पूरा 0 हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगा 4b बटे में a, गुणे में कितना हमें मिला, तो आप कहोगे a स्क्वायर पाई, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 से 4 काटो, a से ये a काटो, एक a बचा और एक b बचा, तो पाई a b क्षेत्रफल है, ये हो जाएगा वर्ग इकाई। अर्थात ये जो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आएगा वो आपका पाई a b आएगा। अब a के स्थान पर कोई संख्या होगी तो अपने हिसाब से कार्य कर लेना। इस तरीके से हम समाकलन के अनुप्रयोग की सहायता से दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। बताइए भाई, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तो मैंने वृत्त का क्वेश्चन ले लिया, दीर्घवृत्त का ले लिया, अब परवलय का ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर साइन एक्स कॉस एक्स वाले भी बता देते हैं। और जैसे मान लीजिए कोई आपको रेखा का समीकरण दे दिया गया, तब कैसे हम क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब हर एक टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, मजा आ जाएगा इस क्लास में। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो चलिए भाई इसे रफ करते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले टाइप। देखिए टाइप समझो और चाहे महत्वपूर्ण प्रश्न समझो। टाइप इसलिए बता रहे हैं कि इससे बाहर अब कुछ आने वाला नहीं। अच्छा, तीसरा जो क्वेश्चन होगा उसमें कुछ क्या कहा जाएगा आपसे कि परवलय का एक इक्वेशन दे दिया जाएगा। क्या दे दिया जाएगा, परवलय का आपको समीकरण दे दिया जाएगा, और उसमें ये कहा जाएगा आपसे कि इस कोटि के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो परवलय की थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। परवलय की 4 समीकरण आपने पढ़ी है। एक्स स्क्वायर बराबर 4ax, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ax। आपने पढ़ा है
यहाँ पर देखो गलती हो रही, वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है 4ax, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। ये परवलय की दो समीकरण होती है और एक होती है एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 4ay और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। देखिए अगर ये धनात्मक है तो परवलय जो बनेगा, परवलय कैसे बनता है ध्यान दीजिएगा, अगर देखो समीकरण हमारी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के टाइप की है, ठीक है, तो y अक्ष की धन दिशा में परवलय बनेगा क्योंकि यहाँ पर 4 आपका धनात्मक। अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay माइनस का है तो परवलय कुछ इस टाइप का नीचे की ओर बनेगा। अगर y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है तो परवलय आपका x अक्ष की धन दिशा में बनेगा। अगर y स्क्वायर इक्वल टू -4ax है तो परवलय आपका x अक्ष की ऋण दिशा की ओर बनेगा। बात को समझ में है कि नहीं समझ में? पहले ऐसे सवाल होते थे कि इनका क्षेत्रफल निकालो, ठीक, अब तो ऐसा रह नहीं गए, दो वक्रों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल ही नहीं बचा, ठीक। तो आपको केवल एक परवलय दिया जाएगा और आपको कोट दे दी जाएगी और कहा जाएगा इस कोट के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसा कि अगला क्वेश्चन मैंने आप सभी के समझ उठाया है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ठीक। आज की क्लास का जो अगला जो क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा शायद 3 होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दे दिया गया, मतलब ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के टाइप का समीकरण है। अभी मैंने परवलय में ऐसा समीकरण बताया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एवं वो परवलय नाम नहीं बोलेंगे, आपको खुद ही पहचाना कि परवलय के समीकरण है कि नहीं, एवं x बराबर 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल। देखो कोट दे दी कि नहीं, x बराबर 3 मतलब x अक्ष पर 3 चल करके जो लाइन खींचेगी उस लाइन और परवलय के मध्य घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना। तो हम यहाँ पर पहले इसका क्या बनाएंगे, फिगर, ये x अक्ष हो गया, ये y अक्ष हो गया। अब बात करें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax के टाइप का ये परवलय है, मतलब x अक्ष की धन दिशा में परवलय बनेगा क्योंकि यहाँ पर आपका देख सकते हो धनात्मक है, तो x अक्ष की धन दिशा में हमने ये परवलय बना लिया। ये जो परवलय बनाया इसका समीकरण कितना दिया गया, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, सिंपल सी बात। ये आपका मूल बिंदु होगा 0,0। आगे अच्छा बात करें, x बराबर 3, हमको x अक्ष पर 3 चलना, वह भी धन दिशा में, तो x अक्ष के धन दिशा में मान लीजिए 3 यहाँ पर होगा, तो ये पॉइंट हो जाएगा 3,0। कौन सा पॉइंट हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3,0 और इस पॉइंट से एक पेंसिल से रेखा खींच देंगे, जो ये रेखा का समीकरण होगा वो x बराबर कितना होगा 3। अब इन दोनों समीकरणों के माध्यम से जो हमारा एरिया गिर रहा है, आप कहोगे हमारा पूरा एरिया इतना गिर रहा है, तो इसमें एक कर्व ये आ रहा है, एक कर्व ये आ रहा है और दोनों कर्वों का क्षेत्रफल बराबर है। भले मेरा फिगर थोड़ा सा छोटा बड़ा लग रहा है लेकिन ये दोनों कर्वों का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। हम एक कर्व का क्षेत्रफल निकालना जानते हैं, कैसे जानते हैं, आयताकार पट्टिका खींच देंगे, वही पुराना काम, ये x अक्ष पर dx लिख देंगे, y अक्ष के लंब y लिख देंगे और आयत का क्षेत्रफल लगा देंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, और अगर इसका हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरे भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। अच्छा मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल इतने भाग का क्षेत्रफल आएगा, हमको तो पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। हम एक लाइन में लिखेंगे अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो a बराबर कितना हो जाएगा, समाकलन ऑफ किस लिमिट से, 0 से 3 तक चलना हमें x अक्ष पर। अच्छा आयताकार पट्टिका का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई y चौड़ाई dx। तो a बराबर आपका कितना हो जाएगा, लिमिट 0 टू कितना 3, y का मान हम इस कर्व के समीकरण से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर √4x हो जाएगा। देखिए स्क्वायर उधर जाएगा, 4 का √2 और 2√x आ जाएगा, तो यहाँ पर कितना लिख देंगे 2√x और ये आपका हो जाएगा dx। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो a बराबर आचार पद कितना है, अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा, हमको पूरे भाग का तो क्षेत्रफल निकालना है, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा 4 हो जाएगा, लिमिट 0 टू 3 √x और ये हो जाएगा dx। a बराबर 4, √x का समाकलन कितना होता है, आप कहोगे x की पावर 3/2 बट्टे में 3/2, समाकलन करना तो जानते हो, ठीक, क्योंकि उसका अनुप्रयोग पढ़ रहे हो तब इतना बेसिक ना हमको बताना पड़े। 0 से 3 आचार पद बाहर कर लेंगे, पहले 4, 3/2 बाहर आएगा तो ये 2/3 हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा 3 नीचे। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे 3 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट अर्थात 0 की पावर 3/2, जहाँ x वहाँ पर लोअर लिमिट पुट करना है। a बराबर 4 गुणे 2 बटे में 3 हो गया, 3 की पावर 3/2, 3/2 पावर का मतलब एक बार पूरी पावर एक बार आधी पावर, मतलब एक बार अंडर रूट एक बार अंडर रूट नहीं लगाना, तो 3 एक बार और एक बार रूट के अंदर 3 होगा, रूट का मतलब आधी पावर और 3 पर 1 पावर, 1.5 पावर हो गई कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए तो ये 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 4 दूनी कितना 8 √3
अच्छा, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? आप कहेंगे वर्ग इकाई होता है। ठीक, तो ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर। हमें उम्मीद है कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी कुछ इसी टाइप का है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज है, इसलिए उसको भी मैंने यहाँ पर उठा लिया है। ठीक है, ये भी परवलय पर बेस्ड क्वेश्चन है। और फिर आप लोगों को हम ये बताएंगे कि अगर आपको कोई रेखा का समीकरण दे दिया जाए, ठीक है, तो कोटियों के अंतर्गत घिरे भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करना है। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लिखा है, वक्र x = 4 - y² तथा y अक्ष से घिरे, y अक्ष से घिरे बात हुई है। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 4 होगा। x = 4 - y², ये समीकरण दिया गया, ठीक। और कहा जा रहा है तथा y अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। y अक्ष होती है, x अक्ष होती है, तो y अक्ष से घिरे भाग क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले आप अगर देखोगे तो 4 को अगर उधर भेज दो, y² को उधर ले आइए, तो ये 4 - x हो जाएगा। ये आपका जो इक्वेशन है y² = 4ax के टाइप का है। तो हम क्या करेंगे, परवलय x अक्ष की धन दिशा में बनाएंगे परवलय, ओके। लेकिन यहाँ पर देखिएगा, इन्होंने ये बताया है कि जो परवलय बनेगा उस परवलय का क्षेत्रफल y अक्ष से घिरा होना चाहिए। तो y अक्ष इधर है, अगर ये घेरेगी तो मतलब परवलय कुछ ऐसे होगा, तभी तो ये जो है इन्होंने कहा y अक्ष से घिरना है। अभी कोई रेखा होती थी, उस रेखा से घिरे भाग का क्षेत्रफल तो x = 3x = 4 उधर होता था, तो y अक्ष तो इधर है ना, तो इससे और इस परवलय के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना, मतलब इसका मुख परवलय का इधर होगा, लेकिन जो एरिया होगा वो x अक्ष की दिशा धन दिशा में ही होगा, क्योंकि यहाँ पर y² = 4ax के टाइप का है। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम b लिख देंगे, यहाँ पर लिख देंगे y अक्ष, यहाँ पर x अक्ष, यहाँ पर x अक्ष की ऋण दिशा, y अक्ष की ऋण दिशा। ये जो मैंने कर्व बनाया इसका समीकरण आपको दिया गया है x = 4 - y²। सिंपल सी बात, ये आपका मूल बिंदु होगा 0, 0। अब आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि ये जो मैंने आपको बनाया है, क्या चीज़, ये जो मैंने आपके सामने परवलय बनाया है, ये x अक्ष को किस बिंदु पर काटता है। इसके लिए एकदम सिंपल सी बात है, y = 0 रखो, x बराबर आ गया 4, मतलब x अक्ष पर ये कर्व कट रहा है 4 दूरी पर, अर्थात ये बिंदु होगा 4, 0। सिंपल सी बात। अच्छा, और जो परवलय के समीकरण दिए गए वो कहाँ पर काटता है आप आराम से निकाल सकते हो। उसमें x = 0 रखोगे तो y = 0 आएगा, y = 0 रखोगे तो x = 0 आएगा, अर्थात इसकी जो मुंडी होगी वो आपकी मूल बिंदु पर होगी। ये कभी चेक करना हो कि मुंडी ये जो है परवलय की मूल बिंदु पर है कि कहीं अन्य पॉइंट पर है, तो x = 0 रखो, y का मान निकालो, y = 0 रखो, x का मान निकालो, पता चल जाएगा मुंडी कहाँ है। हमने y = 0 रखा है, x = 4 है, इसका मतलब इसकी मुंडी यहाँ 4, 0 पर है। सिंपल सी बात। अब इस y अक्ष आपका ये हो गया, y अक्ष और इस परवलय के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम एक कर्व का निकालेंगे क्षेत्रफल, उसको y 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है आपके कर्व, देख सकते हो। तो ये आपका है y अक्ष के लंब, y x अक्ष पर है तो dx लिख देंगे। अब लिखेंगे अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, हम एक ही लाइन लिखेंगे, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो a बराबर कितना हो जाएगा, लिमिट लगाएंगे, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, लिमिट हमारी 0 to कितनी होगी, 4 होगी, 0 से 4, और लंबाई कितनी y, चौड़ाई कितनी dx, लेकिन y का मान आएगा कहाँ से, परवलय के समय जो समीकरण दिया गया है आपको, a = लिमिट 0 to 4। अच्छा, ये जो इतना काम किया ये इतने भाग का क्षेत्रफल आ गया, इतने का निकालना है तो 2 टाइम्स मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। y का मान यहाँ से निकालेंगे तो आ जाएगा √4 - x, बताइए सिंपल है कि नहीं। तो ये हो जाएगा √4 - x dx। 4 - x का समाकलन करना तो जानते हो, 4 - x को t माना 4 - x बराबर t, तो dx बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का dt। a बराबर ध्यान दीजिएगा 2 है ना, 2। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, लिमिट 0 to 4 √ कितना भाई t, आपने t माना, और dx के स्थान पर माइनस dt हो जाएगा, और क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, माइनस को हमने बाहर कर लिया तो -2 √t का समाकलन t⁻³ 3/2 अपान में 3/2।
ठीक, लिमिट कितनी है 0 से 4 को आगे सॉल्व करेंगे तो -2, पहले अचर पद को बाहर कर लेंगे तो 2/3 हो जाएगा और t के स्थान पर जो वैल्यू माने थे वो यहाँ पर रख देंगे, वैल्यू माने थे 4 - x, ठीक है। और t की पावर हाई कितना, तो आप कहेंगे 3/2, लिमिट कितनी है 0 से 4। आपको इसमें पहले अपर लिमिट x के स्थान पर पुट करना है, फिर लोअर लिमिट पुट करना है, ठीक है। चलिए इस फिगर को रब कर दें कि ना कर दें, रब कर दें, नहीं सॉल्व कहाँ करेंगे, ठीक है, रब कर देंगे, सॉल्व करते नहीं बनेगा भाई। अब देखिए कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, 2 दूनी -4/3। हम सबसे पहले एक x के स्थान पर अपर लिमिट रखेंगे तो इस पूरे की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। तो यह 0 की पावर 3/2 हो जाएगा माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, जब लोअर लिमिट पुट करेंगे x के स्थान पर 0 तो 4 की पावर 3/2 हो जाएगा, 4 की पावर 3/2, a बराबर -4/3, ठीक। यहाँ पर देखिए आपका आ गया -4√4। हमने कहा था कि पावर अगर 3/2 है तो इसका मतलब 1.5 है, एक बार पूरी पावर 4 के ऊपर, एक बार आधी, आधी का मतलब अंडर रूट। अब ये बराबर हो जाएगा माइनस माइनस के मल्टीप्लाई प्लस 4/3 गुणे में 4 और √4 का मान 2, 4 दूनी 8, 8 32, तो एरिया आ जाएगा 16/3 वर्ग इकाई। और हमें उम्मीद है कि आपको बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आया होगा। थोड़ा हिचकियाँ आ रही हैं, शायद हमने पानी थोड़ा कम पिया है आज, है ना, इसलिए हिचकियाँ ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन इससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं, ठीक। क्लास हम छोड़ के नहीं जाएंगे, पूरा पढ़ा के ही जाएंगे। हमें उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो चलिए अब इसे यहाँ पर रफ करते हैं। और अगला क्वेश्चन कुछ इस टाइप का होगा कि ना उसमें परवलय होगा, ना दीर्घवृत्त होगा, ना कुछ। एक आपको रेखा का समीकरण दे दिया जाएगा, आपको ये पता लगाना होगा पहले कि वो रेखा किन बिंदुओं से होकर जाती है, जो कि रैखिक प्रोग्रामन की समस्या में आप जान चुके होंगे, ठीक। उसके बाद जो कोटियाँ दी जाएंगी उनके बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। अगला जो क्वेश्चन है दिया रेखा, आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन, रेखा दी गई है y = 3x + 2, है ना, और कोटियाँ दी गई हैं x अक्ष एवं कोटि x अक्ष की बात कही, मतलब x अक्ष, और कोटियाँ दी गई हैं x बराबर -1 से x बराबर 1 के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल निकलना, यही है ना, ठीक। अब देखिए सबसे पहले इस रेखा से हम यहाँ पर बिंदु निकाल लेंगे। बिंदु निकालने के लिए हम एक डिब्बा बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ x लिखते हैं, यहाँ पर y, x बराबर 0 रखेंगे इस समीकरण में तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अच्छा, y का मान 0 रखेंगे तो x का मान आ जाएगा आपका कितना भाई, -2/3 आ जाएगा। मानते हैं ये बात। तो एक बिंदु मिला 0,2 और एक मिला आपका -2,3, है ना, -0, -2/3, क्योंकि x का मान -2/3। इन बिंदुओं से ही तो हमें पता चलेगा कि ये रेखा कैसे बनेगी ग्राफ में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चतुर्थांश खींचेंगे, ठीक। यहाँ पर मूल बिंदु हो गया 0,0। अब आप सभी को पता है पहला बिंदु 0,2, मतलब x अक्ष पर कुछ नहीं चलना, y अक्ष पर 2 चलना है, तो यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा आपका 0,2। अच्छा, दूसरा पॉइंट इस रेखा का कहाँ है, -2/3, मतलब x अक्ष की ऋण दिशा में आपको दूरी तय करनी है 2/3, क्योंकि यहाँ पर देखिए पहले x अक्ष पर ऋण दिशा में दूरी तय की गई, मतलब यहाँ पर कहीं पॉइंट होगा -2/3, 0। मानते हैं कि नहीं, x अक्ष की ऋण दिशा में यही तो होगा आपका पॉइंट। अब इस पॉइंट और इस पॉइंट को जब हम मिलाएंगे तो एक रेखा ऐसे खींचेगी, जो ये रेखा खींच गई है, इसी रेखा का समीकरण यहाँ पर आपको दिया गया है y = 3x + 4। कभी ना पता हो तो आप बिंदु निकाल लीजिएगा, जैसे मैंने निकाला आपको खुद ही पता चल जाएगा कि वो रेखा कहाँ से होकर जा रही है, ठीक। अब ये रेखा जो ऐसे है, तो अब इन्होंने ये कहा है कि आप x अक्ष पर x बराबर -1 से, और जब -1 होगा वो -3/2 से ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पर कहीं होगा x बराबर -1, यहाँ से लेकर के मान लीजिए यहाँ पर होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ पर कहीं पर होगा x बराबर 1, ठीक। यहाँ इसको आप आगे बढ़ा दीजिए। तो इनका कहने का मतलब है x बराबर -1 से x बराबर 1 के बीच x अक्ष पर जो एरिया गिर रही है उसका क्षेत्रफल निकलिए। तो आप कहोगे एरिया इतनी गिर रही, ये वाली, और आप कहोगे एरिया ये वाली गिर रही कि नहीं। तो आपको इस टोटल एरिया का क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले इस एरिया का क्षेत्रफल निकालेंगे और इसमें यहाँ से यहाँ तक की एरिया जोड़ देंगे बस।
तो लिखेंगे अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो जाएगा a बराबर पहली एरिया a1 और दूसरी a2। a बराबर लिमिट पहले -1 से -3/2 तक लिमिट लेंगे, -1 से -3/2 तक। ठीक, और कितना हो जाएगा y dx, क्योंकि x अक्ष पर ही तो निकाल रहे हैं हम। अच्छा, प्लस कर देंगे -2/3 से 1 तक हमको चलना है, -2/3 से 1 तक जो एरिया गिर रही y dx उसका निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, पूरी एरिया का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। a बराबर लिमिट -1 से -2/3, y का मान तो हमको इसी कर्व समीकरण जो दी गई वहाँ से निकालना है। y का मान कितना आपका हो गया 3x + 2 है, और ये आपका हो जाएगा dx। यहाँ आपका हो जाएगा -2/3 से 1, y का मान कितना तो आपका हो गया 3x + 2, और ये आपका हो जाएगा dx। दोनों का समाकलन करके लिमिट पुट करना है बस। तो a बराबर देखिए यहाँ पर आप जब 3x का समाकलन करेंगे तो आप कहेंगे कि 3x² 2 होगा, और 2 का समाकलन कितना हो जाएगा आपका हो गया 2x। पूरे फलन का समाकलन नहीं तो होगा, लिमिट है आपकी -1 से -2/3। अच्छा, इसका भी समाकलन इतना ही होगा 3x² 2 और प्लस का 2x। लिमिट -2/3 से कितनी है आप कहोगे 1। दोनों में बारी बारी से अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट करके सॉल्व करना है, वैल्यू निकालना है। अब हमें फिगर को रफ तो करना ही पड़ेगा, नहीं कैसे क्वेश्चन को भाई सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन तो है ही इन सवालों में थोड़ा सा, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। ग्राफ खींचना ना जान पाए अगर इन क्वेश्चनों में, तब फिर कुछ नहीं जान पाओगे। और सबसे आसान तरीके से मैंने आपको बताया, इतने क्वेश्चन लगा लिए तो इसी में से आ जाएगा एग्जाम में, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो देखिए सबसे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, तो ये आपका हो जाएगा 3/2, आपका है x²। तो यहाँ पर हम जब पुट करेंगे तो -2/3 इसका स्क्वायर, प्लस का 2x + 2 इंटू में x के स्थान पर -2/3। हमने पूरे फलन में पहले अपर लिमिट पुट की, अब हमने माइनस लगाया, पूरे फलन में लोअर लिमिट पुट करेंगे। लोअर लिमिट है -1 रखेंगे, तो देखिएगा 3/2 -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट भैया लगाना पड़ेगा, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर प्लस 2x है, 2 इंटू में -1। ठीक, और इस ब्रैकेट को ऑफ कर देंगे। अभी मैंने केवल इस फलन में लिमिट पुट की है। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर भी करना है, प्लस लगाएंगे। फंक्शन में पहले अपर लिमिट पुट करना है, तो 3/2 अपर लिमिट कितनी 1, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस लोअर लिमिट कितनी -2/3, तो प्लस 2 गुणे में -2/3, माइनस लगाएंगे। अपर लिमिट पुट हो गई, गलती हुई थोड़ा सा, अपर लिमिट पुट नहीं हुई, लोअर लिमिट मैंने पहले पुट कर दिया। 2 इंटू में x के स्थान पर अपर लिमिट, अब माइनस लगाएंगे। इस पूरे फलन में लोअर लिमिट पुट करेंगे -2/3, तो ये हो जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे 3/2 आपका है, x² के स्थान पर कितना हो जाएगा -2/3 का स्क्वायर, प्लस आपका 2 इंटू में x के स्थान पर -2/3। इस तरीके से फलन में लोअर लिमिट ऐसे करना है। फलन में पहले पूरे स्थान पर जहाँ जहाँ x वहाँ पर अपर लिमिट, फिर माइनस लोअर लिमिट। ठीक, तो थोड़ा सा तो समय लगेगा। देखिए 3/2 ऊपर देखिए -2 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4/9, और यहाँ पर देखिए प्लस माइनस का गुणा -2 दूनी 4/3। अच्छा, अगर यहाँ पर इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 3/2 आएगा, -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 1 कम 2, ये माइनस का 2 हो जाएगा। ये ब्रैकेट सॉल्व हुआ, प्लस लगाएंगे। इसको सॉल्व करेंगे 3/2, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 2 1 कम 2, प्लस का 2, माइनस लगाएंगे 3/2 और स्क्वायर करेंगे तो ये 4 कितना हो जाएगा 9, फिर प्लस माइनस का गुणा -2 दूनी 4/3। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, सॉल्व करते जाना है। a बराबर कितना आ जाएगा, देखिए आप यहाँ पर लिखोगे 3 चौक 12 बटे में 9 दूनी 18 -4/3। इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 और -4 से 3 जाएगा, -1/2 आएगा। देखिए 2 दूनी 4, 3 से 4 जाएगा तो आपका -1 बचेगा, -1/2 आएगा, तो -1/2 का गुणा माइनस से करेंगे तो +1/2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, प्लस ये आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 3 7/2 माइनस, यहाँ पर आपका ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा 4 3 12 बटे में 9 दूनी 18 -4/3। ठीक है, सॉल्व करते जाना है आपको। देखिए एलसीएम क्या मिलेगा, तो आप कह सकते हैं 18 मिलेगा। ठीक, ये 12 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर देखिए
तो आप ये कह सकते हैं कि 3 छंग 18, तो 6 चौक कितना हो जाएगा 24, 2 9 18, 9 कम कितना हो जाएगा 9, प्लस इसी तरीके से इन तीनों में एलसीएम ले लेंगे। अच्छा ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको प्लस बना देगा। 18 3 2 में एलसीएम कितना मिलेगा 18, 2 9 18, 9 7 कितना होता है 63। अच्छा 18 कम 18 तो ये -12 हो जाएगा, और 3 छंग 18 होता है तो 6 चौक कितना हो जाएगा प्लस का 24। ठीक है, थोड़ा सा भाई दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ए बराबर तो आपका देखिए 12 से 24 जाएगा -12, -12 से 9 जाएगा तो माइनस का 3 बचेगा, तो ये -3/18 आएगा। लेकिन जो ये क्षेत्रफल आ रहा है वो इतने भाग का क्षेत्रफल आ रहा था, आगे वाले भाग का क्षेत्रफल। और मैंने आपको बता दिया था कि क्षेत्रफल कभी आपको ऋणात्मक नहीं रखना है, तो आएगा जरूर -3/18, लेकिन रखना आपको प्लस ही, क्योंकि क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। तो ये 3 बटे कितना हो जाएगा 18। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो 24 से 12 जाएगा, 12 बचेगा, 12 में 63 जोड़ोगे 75 बटे में 18, एक हर ले लोगे क्योंकि हर सेम है। 75 और 3 आप जोड़ लीजिए, या आप सिंपल इसको थोड़ा सा कट कर लीजिए। देखिए 3 छंग 18, 1/6 प्लस इसको काटिए 25 से 75, और ये आपका हो जाएगा 6, है ना, 6 3 18 होता है, तो 25/6 हो जाएगा। इसे आप सॉल्व करोगे तो एक हल ले लोगे 6, 25 से कितना हो जाएगा 26, काटोगे 2 से 13, और बटे में कितना 2 से काटोगे 3, 2 3 6, 13/3 वर्ग इकाई आएगा। याद रखिएगा कि ये क्षेत्रफल आपका अलग था, इस क्षेत्रफल में आप इस क्षेत्रफल को जोड़ रहे थे, तो कभी भी क्षेत्रफल का मान ऋणात्मक नहीं आता है, तो इसे आप ऋणात्मक नहीं रखना नहीं, क्योंकि अगर ऋणात्मक आप रख दिए तो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर बढ़ते हैं आज के क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अब cos x sin x वाला रह गया ना, उसको करा देते हैं, उसके बाद चैप्टर का हम समापन करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इस प्रश्न का जल्दी से। तो चलिए अब अगला जो प्रश्न हमने उठाया है वो cos x वाला उठाया है। मैंने ग्राफ आपको पहले बता दिया था cos x का कैसे बनता है कर्व, और sin x का कर्व कैसे बनता है। अच्छा मैं cos x का अगर बता दूं तो क्या आप लोग sin x का करेंगे? चलो हिंट उसमें भी देंगे। cos x और sin x दोनों सवाल लगा लीजिए, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है भाई। चलिए अगला जो सवाल है आपकी एनसीईआरटी बुक का ही प्रश्न है। ठीक, अगला जो प्रश्न है वो इसमें ये कहा जा रहा है कि x बराबर 0 एवं x बराबर 2π, मतलब 0 से 360 डिग्री तक की बात की गई, वक्र y = cos x से घिरे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो cos x का वक्र दिया गया है। cos x का वक्र मैंने कहा था I से स्टार्ट होता है, ये यहाँ पर होगा 2π, है ना, यहाँ पर होगा π/2, और यहाँ पर होता है 3π/2। ओके, तो आपको केवल 2π तक निकलना, आगे ग्राफ नहीं ले जाना है। ठीक है, तो आपको कर्व दिया गया है y = cos x, और निकालना x बराबर 0 से x बराबर 2π के मध्य अभीष्ट क्षेत्रफल निकालना है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। अभीष्ट क्षेत्रफल देखो मैं एक ही बार में निकाल दूंगा। अभीष्ट क्षेत्रफल, अगर हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना तो आयताकार पट्टिका यहाँ खींचेंगे और y dx सूत्र लगा देंगे, y dx ये मूल बिंदु 0, तो सूत्र हमारा क्या हो जाएगा y dx, बस लिमिट ख्याल रखना 0 से π/2। ठीक, प्लस फिर आगे यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्रफल निकालना, आयताकार पट्टिका डाल देंगे। ठीक, अब यह नहीं कि y की ऋण दिशा में तो माइनस ले लोगे, क्षेत्रफल कभी माइनस नहीं होता है। तो dx x अक्ष पर होगी, dx y अक्ष के एलोंग है, तो ये अब यहाँ पर भी y dx हो जाएगा। बस इतना याद रखेंगे कि यहाँ पर लिमिट π/2 से कितनी रहेगी, तो 3π/2 रहेगी, प्लस अच्छा इस भाग का भी क्षेत्रफल निकालना, यहाँ पर भी आयताकार पट्टिका डाल लेंगे। x अक्ष dx y अक्ष के एलोंग है तो लंबाई y हो जाएगी, तो यहाँ पर भी लेकिन लिमिट आपकी हो जाएगी 3π/2 से 2π। ठीक, और हो जाएगा y dx। y का मान कहाँ से आएगा, जो कर्व का समीकरण दिया है। कर्व का समीकरण क्या है, y बराबर cos x। सिंपल है भाई क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं। ये हो जाएगा लिमिट 0 से π/2, y का मान कितना है cos x dx प्लस π/2 से 3π/2 cos x dx, 3π/2 से कितना 2π, y का मान कितना cos x dx। अब समाकलन करके लिमिट पुट करना है बस, तो ये आपका हो जाएगा cos x का समाकलन कितना होता है, आप कहोगे sin x, लिमिट आपकी 0 से कितनी हो जाएगी π/2। अच्छा यहाँ पर भी sin x ही होगा समाकलन, लिमिट हो जाएगी π/2 से, केवल लिमिट बदली बस 3π/2, और यहाँ पर भी समाकलन sin x हो जाएगा, लिमिट आपकी हो जाएगी
3 पाई बाई 2 से 2 पाई। सबसे पहले फलन में अपर लिमिट पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट साइन 0। यहाँ पर भी साइन 3 पाई बाई 2 माइनस साइन पाई बाई 2 प्लस यहाँ पर भी साइन अपर लिमिट 2 पाई माइनस लोअर लिमिट साइन 3 पाई बाई 2। अब सॉल्व करना आप लोग जानते हो, इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा, इसको सॉल्व करने पर 2 आएगा, इसको सॉल्व करने पर 1 आएगा, टोटल 4 वर्ग इकाई आएगा। सॉल्व कर लेना यार, इतना सॉल्व ना कराओ, ठीक है। 3 पाई बाई 2 का मतलब ये है 3 गुणे 180/2। 180/2 का मतलब 90, 90 का गुणा 3 से कर देना, साइन 270, और यहाँ पर साइन 90 की वैल्यू, साइन 270 की वैल्यू से साइन 90 की वैल्यू यानी एक घटा देना, 2 आपका आ जाएगा, और यहाँ पर साइन 2 पाई माइनस साइन 3 पाई बाई 2, इसको सॉल्व कर लेना, एक आएगा, और टोटल क्षेत्रफल जोड़ने पर 4 वर्ग इकाई आएगा। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बढ़ते हैं साइन एक्स वाले क्वेश्चन पर, ठीक है। जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास का हमारा जो अगला प्रश्न होगा वो लास्ट प्रश्न होगा, और वो साइन एक्स वाला है, ठीक है, वो साइन एक्स वाला है। इसे भी सॉल्व कर लीजिए। बस अब इस क्लास में मैंने जितने क्वेश्चन बता दिए हैं, उम्मीद ना करिए कि अब इससे बाहर आएगा, ठीक है। एकदम नए सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको पढ़ाया है। अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताया जा रहा है कि x बराबर 0 से x बराबर 2 पाई तक ही बात कही गई है, और इन्होंने एक वक्र का समीकरण दिया y इक्वल टू साइन एक्स। अब साइन एक्स का आपको वक्र यानी पता होगा कैसे बनता है, तभी तो गड़बड़ नहीं करना। जो साइन एक्स का ग्राफ होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, आई से चलता है, ठीक। अब ये जैसे चलता ही रहता है, लेकिन यहाँ से जब यहाँ तक चलते हैं तो 0 से कितना हो जाता है, ये पाई हो जाता है, यानी इतना क्षेत्रफल 0 से पाई लिमिट के अंदर होता है, और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, 2 पाई होता है। यहाँ पर बीच में आपका होता है 3 पाई बाई 2, और यहाँ बीच में होता है आपका पाई बाई 2, ठीक है। तो आपको ये एरिया निकालना है और प्लस ये एरिया निकालना है, सिंपल है, वही पट्टी का खींचने वाला काम। तो लिखेंगे अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल, किसका, अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और ये इसका जवाब मैं आप सभी से कमेंट बॉक्स में पूछूंगा भाई, ठीक। तो कितना हो जाएगा, a बराबर लिमिट 0 से कहाँ तक, पाई तक y dx है ना, और लिमिट पाई से कहाँ तक, 2 पाई तक है ना, और कितना हो जाएगा y dx। y का मान दिया गया है, a बराबर लिमिट 0 टू पाई, y का मान कितना है आप कहेंगे साइन एक्स, तो ये साइन एक्स dx, लिमिट पाई टू कितना हो जाएगा 2 पाई, और ये कितना हो जाएगा साइन एक्स dx। सॉल्व करके हमको आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कितने वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल आएगा। और इस तरीके से आज की इस क्लास में समाकलन का अनुप्रयोग जो चैप्टर है ये पूर्ण रूप से समाप्त होता है। इससे बाहर भैया कुछ नहीं आएगा, मैंने हर एक क्वेश्चन को देख लिया है, तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में इससे बाहर कुछ नहीं। और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आएगी। क्लास पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट क्लास में आपको आगे के चैप्टर के साथ मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।